अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज की स्टोरी जो है वो हमारे साथ उमर ने शेयर की है मानसहरा से। तो ये उसके साथ हुआ रियल इंसिडेंट है जो आगे स्टोरी में मैं बताने वाला हूँ। अगर स्टोरी आपको पसंद आती है तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी मज़ीद हॉरर थ्रिलिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। अब बगैर टाइम वेस्ट किए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले आप जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम उमर है और मैं मानसहरा का रहने वाला हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं लाहौर में सर्वर रूम में जॉब कर रहा हूँ। मैंने आईटी की भी पढ़ाई भी वहीं से की थी और उसके बाद वहीं लाहौर में ही मेरी जॉब लग गई थी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी उस फील्ड में अच्छा खासा था। मैं पढ़ाई के साथ साथ टावर वगैरह की रिपेयरिंग का काम भी किया करता था और सर्वर वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह जो सिम टावर वगैरह वाले करवाते हैं। तो इस वजह से मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज को देखते हुए और साथ अब मुझे डिग्री भी मिल चुकी थी, तो मुझे लाहौर में एक बड़ी कंपनी में सर्वर रूम का मैनेजर रख लिया गया। मेरी ज़िम्मेदारी ये होती थी कि मुझे नाइट शिफ्ट में सर्वर्स को मैनेज करके रखना होता था। उसमें काफ़ी सारा डाटा आता जाता था और डाटा की ट्रांजैक्शन उसमें होती रहती थी, तो मुझे हर टाइम उसको मेंटेन रखना होता था नाइट शिफ्ट में, ताकि कहीं भी कोई ऐसी ख़राबी हो तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दिया जाए और उसमें डाटा ट्रांसफ़र का कोई इशू ना हो। क्योंकि अगर 1 से 2 मिनट के लिए भी उन सर्वर में कोई ख़राबी की वजह से बंद हो जाए तो उस कंपनी को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता था। तो इसलिए उनको किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को वहाँ रखना होता था कि जो उनको अच्छे से मैनेज कर सके और कहीं पे भी कोई इशू हो तो उसको थोड़ी ही देर में डायग्नोस कर ले, और अगर वो डायग्नोस नहीं हो रहा तो टेम्परेरी पाथ क्रिएट करे ताकि वो जो डाटा उसमें से ट्रांसफ़र हो रहा था वो फ़िलहाल किसी और सर्वर के रेफरेंस से उसमें से ट्रांसफ़र होता रहे, तब तक उसको रिपेयर कर लिया जाए। हालांकि सर्वर इतने ख़राब तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनको तकरीबन महीने में 1 दफ़ा तो मेंटेन कर लिया जाता था, लेकिन वो महीने के एंड में किया जाता था। और हमारी डे और नाइट शिफ्ट तो बस इसलिए हुआ करती थी कि अगर टेक्निकली कोई फॉल्ट अचानक से हो जाए तो उसको फ़ौरन डायग्नोस किया जाए, जिससे कंपनी करोड़ों के नुकसान से बच सके। उस सर्वर रूम के बारे में बताऊं तो वो तकरीबन 2 एकड़ पे फैला हुआ सर्वर रूम था और शहर की आबादी से भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। शहर की आबादी में उसको नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि सर्वर की वजह से इतनी हीट जनरेट होती थी और इतना नॉइज़ वगैरह होता था कि कोई आम बंदा तो वहाँ बैठ भी नहीं सकता। इसलिए उसको शहरी आबादी में बनाने की परमिशन भी नहीं मिल सकती, और वो एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे अलहदा से ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगाए गए थे। काफ़ी सारे जनरेटर्स बैकअप के लिए थे कि अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट कट हो तो सर्वर ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांसफ़र हो जाते थे, और बैकअप जनरेटर्स वगैरह भी हुआ करते थे। वो शहर की आबादी से काफ़ी दूर खुले मैदान में था। मैं तकरीबन पिछले 2 साल से उसी सर्वर रूम में काम कर रहा था और मेरे साथ कभी ऐसा कोई सान्या नहीं हुआ था, क्योंकि शुरू में मैं डे शिफ्ट में काम किया करता था। क्योंकि डे शिफ्ट में और भी बंदे वहाँ पे मौजूद होते थे जो कि मुझे गाइड कर दिया करते थे। मेरी नई नई जॉब थी और मुझे काफ़ी कुछ बीच में से पूछना भी पड़ता था, लेकिन जब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे किसी की गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी और नाइट शिफ्ट की सीट भी खाली हो चुकी थी, तो मुझे नाइट शिफ्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। क्योंकि नाइट शिफ्ट में सिर्फ सर्वर रूम में मैनेजर ही हुआ करता है जो कि सर्वर को मैनेज करता है, और उसके लिए उनका एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है।
तो अब मुझे नाइट शिफ्ट में लगाया गया और जो न्यू पर्सन का इंटरव्यू लिया गया उसको डे शिफ्ट में रखा गया ताकि उसको लोग साथ साथ गाइड भी करते रहें। उस सर्वर रूम का नज़ारा कुछ इस तरह होता था कि उसमें बड़े बड़े एसी डेस्क लगे हुए थे, क्योंकि सर्वर की वजह से काफ़ी हीट जनरेट होती थी और एसी डेक हर सर्वर के ऊपर लगा हुआ था ताकि वो हीट ना हो। इसकी वजह से वो सर्वर रूम बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम किया करता था। और उसका मंज़र अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सिर्फ सर्वर की छोटी छोटी ब्लू, पिंक और येलो लाइट्स चल रही होती थी। उसके अलावा उस पूरे एरिया में काफ़ी खूब अंधेरा हुआ करता था और सिर्फ लाइट्स तब ऑन की जाती थी कि जब कहीं पे कोई इशू डायग्नोस हो या अलार्म वगैरह बजे। उसके अलावा वहाँ की तमाम लाइट्स को ऑफ ही रखा जाता था ताकि किसी किस्म की एक्स्ट्रा हीट ना प्रोड्यूस हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हीट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इतनी तादाद में सर्वर लगे होने का ये मतलब था कि शोर भी काफ़ी ज़्यादा था। और इसी तरह मामूल के मुताबिक मैं एक रात सर्वर रूम के बाहर वाले एरिया में बैठा हुआ था, जहाँ से स्क्रीन के ऊपर सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा होता है कि सारे सर्वर प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं और उनमें कोई इशू तो नहीं। वहाँ की लाइट भी मैं अक्सर ऑफ ही रखा करता था, क्योंकि मुझे ऑन लाइट से काफ़ी उलझन हुआ करती थी, क्योंकि मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती थी और उसमें तो मुझे सब कुछ नज़र आ ही रहा होता था। लिहाजा मैं अपने रूम की लाइट ऑफ ही करना मुनासिब समझता था। उसके अलावा उस सर्वर रूम के बाहर गार्ड भी बैठे हुए होते थे 2, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी दूर पे थी उसकी एंट्रेंस और सर्वर रूम काफ़ी अंदर था। मेरे साथ कभी कभार ऐसा हुआ था कि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ता था या कभी बोर अंदर हो जाया करता था तो कुछ देर के लिए बाहर चला जाया करता था। वैसे तो मैं अंदर ही रहा करता था। इन्वर्टर एसी लगा हुआ था। सर्दियों में मैं उसको हीट पे और गर्मियों में मैं उसको कूल मोड पर यूज़ किया करता था, तो मुझे बाहर जाने की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे अंदर ही सुकून हुआ करता था। वो इतना बड़ा सर्वर रूम, कई एकड़ पे फैला हुआ रूम, तो उसको सिर्फ वैसे कहा जाता है सर्वर रूम, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एरिया था और जहाँ जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ वहाँ तक सर्वर के डेस्क लगे हुए होते थे बड़े बड़े, और उसके अंदर से बिल्कुल काले काले और बड़े बड़े बॉक्स वगैरह बने हुए होते थे कि जिसके अंदर सर्वर को माउंट किया जाता है। अगर आप पहली दफ़ा को तो उस जगह जाएं तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते। एक तो शोर, ऊपर से बिल्कुल काला घुप अंधेरा। लेकिन अब मैं उस माहौल के यूज़ टू हो चुका था। एक रोज़ मैं यूं ही चेयर पे बैठा सर्वर को डिटेक्ट कर रहा था और सारे सर्वर के इश्यूज़ को चेक कर रहा था। एंड पे मुझे पता चला कि सर्वर नंबर 499 में कोई इशू जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है। मैंने पहले तो उसको वहीं से डायग्नोस करने की कोशिश की, लेकिन देखने पे तो यही लग रहा था कि उसके अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन फिर ये डाटा ट्रांसफ़र स्पीड कम क्यों हुई थी? या तो ये डाटा ट्रांसफ़र स्पीड तब कम हुआ करती है जब सर्वर के इर्द गिर्द कोई इंसान घूम रहा हो और उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो तब इतनी बड़ी, तो तब थोड़ी बोली तो तब थोड़ी स्पीड का फ़र्क पड़ जाता है। जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा था वो बिल्कुल थोड़ी बहुत स्पीड का फ़र्क था, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना था कि कहीं आगे जाकर ये स्पीड और कम ना हो जाए और सर्वर बिल्कुल शट डाउन हो जाए। मैं जल्दी से सर्वर रूम की तरफ भागा। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल भी मौजूद था ताकि मैं उसकी टॉर्च ऑन करके देख सकूं कि उसमें क्या इशू आ रहा है और कौन सी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। वहाँ जाकर जब मैं सर्वर के पास पहुँचा तो मुझे नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च से नीचे देखा तो उधर लाल रंग की पानी नुमा कोई चीज़ पड़ी हुई थी। यह देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। एक सर्वर रूम के अंदर पानी जैसी चीज़ तो लेके जाना बिल्कुल मना होता है और उस टाइम तो मेरे अलावा वहाँ पर कोई था भी नहीं। सिर्फ 2 गार्ड्स थे, वो भी बाहर बैठे हुए थे और उनमें से भी कोई भी अंदर नहीं आया था। तो ये सर्वर के पास क्या चीज़ पड़ी हुई थी और ये कहाँ से आई थी, कैसे गिरी थी, कुछ पता नहीं था। जब मैं अपनी जॉब पर आया था और उससे पहले मैंने पूरे सर्वर रूम का एक जायज़ा लिया था, तब तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था।
मैं जल्दी से स्टोर रूम की तरफ गया ताकि उधर से वाइपर या कुछ ऐसी चीज़ उठाऊं जिसकी वजह से मैं उसको वहाँ से साफ़ कर दूं, क्योंकि वो नमी सर्वर के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। अगर सर्वर में ज़रा सी भी नमी चली गई तो वो पूरा ख़राब हो सकता है। मैं जल्दी से कपड़ा और वाइपर उठा कर लाया, लेकिन आकर दोबारा क्या देखता कि जहाँ पर पहले लाल रंग के पानी नुमा चीज़ कोई पड़ी हुई थी, वहाँ पर अब कोई चीज़ भी नहीं थी और फर्श बिल्कुल चमक रहा था। मैंने सोचा कि मैं गलत सर्वर नंबर के सामने आ गया हूँ, लेकिन दोबारा से जब मैंने ऊपर नंबर पढ़ा अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, तो मैं उसी सर्वर के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन अब मुझे इस बात पे काफ़ी ताज्जुब हो रहा था कि जो मैंने देखा था वो क्या चीज़ थी। मेरा दिमाग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा तो कर नहीं सकता। मैं काफ़ी अरसे से नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं दोबारा जाके अपने इंस्पेक्शन रूम में चेक करने लगा कि इस सर्वर में अब दोबारा कोई इशू आ रहा है कि नहीं। तो दोबारा जाकर देखने पर भी यही पता चला कि वो काफ़ी कम स्पीड देने लगा था। यह स्पीड पहले से भी कम हो चुकी थी। मैं दोबारा से भागकर उस सर्वर रूम की तरफ गया तो दूर से लाइट मारने पर मुझे ऐसा लगा कि सर्वर के पास कोई शख्स खड़ा हुआ है। मैंने उसकी तरफ मोबाइल की टॉर्च की तो टॉर्च की जितनी भी लाइट थी वो उसके इधर उधर से पास हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसकी अपीयरेंस और उसकी शक्ल वाज़ेह ना हो रही थी। मैं उसको गुस्से से कहने लगा, अरे कौन हो तुम? इधर मेरी तरफ देखो, इधर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? कि मेरी बात करते ही वो पीछे की तरफ जाने लगा और वो जिस सर्वर के पास से गुज़र रहा था उसमें काफ़ी ज़ोर से बीप होने लगी और रेड लाइट्स चलने लगी। वो जिस सर्वर के पास से गुज़र रहा था वो सर्वर रेड लाइट शो करने लगे थे। रेड लाइट का ये मतलब था कि उनके करीब काफ़ी तेज़ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब जो मेरे पास वायरलेस फ़ोन था, मैंने उस पर गार्ड को कांटेक्ट किया, लेकिन आगे से कोई भी जवाब ना आया। अब मुझे खुद ही उस शख्स के पीछे जाना पड़ा। मैं भागते भागते उसके पीछे जाने लगा और पता नहीं कैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ख़त्म हो गई और मैं किसी गड्ढे के अंदर जा गिरा। गड्ढा इस तरह का था जो कि मैंने पहले वहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। हालांकि मेरा मोबाइल मेरे हाथ में ही था और उसकी टॉर्च ऑन थी। मोबाइल की लाइट जब मैं इधर उधर मारने लगा तो उसमें बड़े बड़े डब्बे पड़े हुए थे और उनके ऊपर जाले लगे हुए थे कि काफ़ी अरसे से उनको किसी ने हाथ न लगाया हो, और वो गोडाउन भी काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। हालांकि मैं उस सर्वर रूम के कोने कोने से वाकिफ़ था। वहाँ पे ऐसा कोई भी गोडाउन मौजूद नहीं था और सर्वर रूम के अंदर फर्श के नीचे से इसका रास्ता निकलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। ये वहाँ पर कैसे आ गया, वो भी एक ही रात में? तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में आने लगे और मेरा दिमाग 100 तरह के ख्याल सोचने लगा। कभी कोई ख्याल आता था तो कभी कोई। तो उसी लाइट में जब मैं आगे बढ़ने लगा तो पता चला कि वो गोडाउन इतना ज़्यादा बड़ा था कि कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ पे ख़त्म, इसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। जगह जगह पे नीचे स्टैचूज़ पड़े हुए थे। स्टैचूज़ भी इस किस्म के कि जैसे कपड़ों वाली दुकानों वगैरह में होते हैं, जिस पे कपड़ों को हैंग किया जाता है। अब ये चीज़ मेरे बिल्कुल समझ से बाहर हो रही थी कि ये इन सब चीज़ों का यहाँ पर क्या काम, रातों रात यहाँ पर इतना बड़ा गोडाउन कैसे आ गया और ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो कौन शख्स था कि जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं इधर उधर लाइट करने लगा कि अचानक से फिर वही साया मेरे सामने आया। जैसे ही वो साया मेरे सामने आया तो मैं अचानक से डर गया और मेरा मोबाइल मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसकी टॉर्च ऊपर की तरफ जाने लगी। ऊपर छत की तरफ जो मैंने मंजर देखा वो देखकर तो मुझे यकीन आया कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं किसी और ही जगह पर पहुँच चुका हूँ। ऊपर की तरफ मैंने देखा जो कि मैं पहले नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं टॉर्च की लाइट में बिल्कुल सामने देख रहा था। और जैसे ही मोबाइल नीचे गिरा और उसको उठाने के लिए मैं नीचे बैठ और मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी तो वो मंज़र देख के मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में वो मंज़र देख रहा हूँ। ऊपर उस स्टोर रूम के कोई छत मौजूद ही ना थी और खुला आसमान था
और आसमान में ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने खून गिरा दिया हो। बिल्कुल लाल रंग का आसमान था। ऐसा आसमान मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था और वो चमक भी नहीं रहा था। इसीलिए मैं जब सामने देख रहा था तो मुझे ऊपर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं तो बिल्कुल ख़ुद को पागल महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी तो मैं ऊपर से ही नीचे गिरा था। तो ये कैसे हो सकता था कि ऊपर अब कुछ भी नहीं और खुला आसमान है। हालांकि मेरे ऊपर तो सर्वर रूम मौजूद था और ये आसमान था किस किस्म का। अभी मैं आसमान पर देख ही रहा था कि ऊपर काले काले साए घूमने लगे और वो साया भी जो मेरे सामने खड़ा हुआ था वो भी मेरे सामने से उड़कर ऊपर की तरफ चला गया। अब मैंने दोबारा मोबाइल की टॉर्च की लाइट में देखा कि जो भी स्टैचू आसपास पड़े थे उनकी आंखें हिल रही थीं और मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वो बस मेरा पीछा कर रही थी। ये सब मंजर देख के मुझे तो ये यकीन था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। मैं असल में उस जगह पर मौजूद था और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं पहुँच चुका था। मुझे इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अल्लाह को कहने लगा कि या अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या गुनाह किया था कि तूने मुझे इस जगह पर तन्हा लाकर छोड़ दिया है। ना बाहर जाने का कोई रास्ता, और मैं यहाँ पर पहुँच भी कैसे गया मुझे कुछ नहीं पता। अब वो जितने भी स्टैचू थे वो मेरे पास बढ़ने लगे और उनमें से काफ़ी सारे आगे हाथ करके मुझे पकड़ने लगे और मुझे अपनी तरफ खींचने लगे। वो लग तो स्टैचू ही रहे थे और बिल्कुल उन्हीं की तरह मूवमेंट कर रहे थे, किसी इंसान की तरह नहीं। ऐसे ही था कि किसी पुतले को रस्सियों की मदद से पपेट शो करवाया जा रहा हो। मेरा दिल बस बंद ही होने वाला था और मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी। मुझे आज सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि मैं यहाँ से ज़िंदा दोबारा अपनी दुनिया में वापस जा पाऊँगा। अपनी दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर मौजूद था वो मेरी दुनिया तो नहीं थी। ना ही वैसा आसमान, ना ही आसमान पर तारे, और ऐसा लाल तरीन आसमान मैंने पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। ये पता नहीं मैं किस दोज़ख में पहुँच गया था, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस आंखें बंद करके अल्लाह से एक ही इल्तिजा कर रहा था कि या अल्लाह, मुझे मेरी दुनिया में वापस ले आ। जिस तरह मैं यहाँ पर आया हूँ इसी तरह वापस चला जाऊँ, बस एक दफ़ा। उसके बाद मैं ज़िंदगी में अपनी कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। मुझे पता है कि ये मेरी किसी गुनाह की सज़ा ही मिल रही है मुझे, बस मैं एक दफ़ा वापस जाना चाहता हूँ। तो ये दुआ करते ही पता नहीं मुझ में कैसी हिम्मत आई कि मैं उन स्टैचूज़ में से ख़ुद को निकालता हुआ उनसे बाहर निकला। और अब वो काले साए भी मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैं भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। मुझे सामने एक बहुत तेज़ सी रोशनी नज़र आई। एक दरवाजे जितनी जगह थी जहाँ पे बहुत तेज़ उजाला था। मैं उसकी तरफ तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते मेरा पाँव अटका और वो काले साए मेरे और ज़्यादा करीब आ गए, लेकिन मैंने ख़ुद को फिर से संभाला और ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम लेने लगा और उसी तरफ दोबारा से भागने लगा। जैसे ही मैं उस दरवाज़े के पास पहुंचा और उसके अंदर गया तो मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी आई कि मेरी आंखों ने सब कुछ देखना ही बंद कर दिया और बस सफ़ेद रोशनी नज़र आ रही थी। इसके बाद मैं हिम्मत हार के ज़मीन पर गिर पड़ा और पीछे की तरफ देखने लगा। तो पीछे की तरफ देखता क्या हूँ कि वो जो काली दुनिया थी पीछे की, उसका दरवाज़ा हल्का हल्का बंद हो रहा था और वो चीज़ें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और मुझे अपनी दुनिया में दोबारा से ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने देखा कि मैं उसी रूम के अंदर मौजूद हूँ कि जहाँ से मैं अपने सर्वर्स को कंट्रोल कर रहा था और अपनी दुनिया में वापस आ चुका था। वहाँ आते ही मैंने सबसे पहले साथ पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाया जो कि मेरे टेबल पर पड़ा था और उसको जल्दी से पिया। और अब कांपते हुए जिस्म के साथ मैं अपनी चेयर पे बैठा और अभी जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। मेरा जहन इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर रहा था कि जो सब कुछ मैं अभी देख कर आया था
मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि ज़हन ऐसी बात तस्लीम ही नहीं करता कि जो इंसान उससे ना करवाना चाहे। ये कैसे हो सकता था कि मैं एक काले गड्ढे में से उस दुनिया में चला गया था, वो काली दुनिया कि जो मैं अभी देख के आ रहा था, और फिर इस जगह से मैं बाहर भी निकल आया। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मैं उस दुनिया में पहुंचा था और कैसे मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने का तो फिर भी समझ आता है कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी तो उसने मुझे बचाया है, लेकिन उस दुनिया में पहुंचा किस तरह था, मैंने क्या ऐसी गलती की थी, या वो चीज़ वहाँ पर पहुंची कैसे थी उस सर्वर रूम के अंदर जिसके पीछे पीछे मैं उस दुनिया के अंदर चला गया था। दिनों तक इस चीज़ के बारे में सोचने के बाद मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि हो सकता है वो चीज़ हमारी दुनिया में किसी तरीके आ गई हो और मैं उसका पीछा करते करते उसके बाहर जाने के रास्ते से उसके साथ उस दुनिया में चला गया। हालांकि वो रास्ता इसलिए नहीं था कि मुझे उस दुनिया में लेके जाया जाए, वो शायद पोर्टल उसी चीज़ ने खोला था अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए, लेकिन मैं उसका पीछा करते करते उस जगह पर चला गया था और फिर वहाँ से वापस भी आ गया। अब तो मुझे अक्सर यही महसूस होता है कि मैं सड़क पर कहीं भी चल के जा रहा हूँगा तो इधर ही कोई गड़ा वगैरह खुल जाएगा और मैं फिर से उसी दुनिया में चला जाऊँगा